नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा अपने उम्मीदवारों को लेकर सूचियां जारी कर रही है। भाजपा ने अभी तक अपनी 4 सूचियां जारी कर दी है, तो वही कांग्रेस ने अभी अपनी पहली सूची जारी करी है, जिसके अंदर नीमच जिले की बात करी जाए तो कांग्रेस ने नीमच जिले के मनासा विधानसभा से नरेंद्र नाटा का नाम सामने रखा है और भाजपा ने जावद से ओम प्रकाश जी सखलेचा का नाम सामने रखा है। दोनों ही जैन समाज के एक एक नाम अपने सामने कांग्रेस और भाजपा ने रखे हैं। तो वही इन सब चीजों को लेकर आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी शर्मा मौजूद है। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो आपको कुबेर संदेश चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बात करी जाए तो भाजपा कांग्रेस दोनों ने नीमच जिले से एक एक उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी करी है, जिसके अंदर मनासा और जावद से अपने अपने नाम दर्ज करे हैं। बात करी जाए नीमच की तो कहीं ना कहीं अभी नीमच और जावद होल्ड पर भाजपा ने रख रखा है, तो नीमच और जावद को अभी कांग्रेस ने होल्ड पर रख रखा है। चुनावी रणनीति की बात करी जाए तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ संक्रांत आगे रहेंगे, इसको लेकर आप क्या कुछ नहीं? तबलीन, इस बारे में मेरा ये कहना है कि नीमच जिले में जातिगत आधार पर टिकट वितरण हो सकता है, लेकिन मतदाता जातिगत आधार पर अगर किसी उम्मीदवार को जिताते हैं, हराते हैं, ऐसा अभी तक कोई परिणाम सामने हमारे नहीं आया। अगर हम नीमच की ही बात कर लें तो कुमान सिंह जी शिवाजी 5 बार यहाँ से जीते हैं, दिलीप सिंह परिहार 3 बार जीते हैं। अगर हम ये मान लें कि ये राजपूत बाहुल्य बहुमत है तो यहाँ से नंदकिशोर पटेल भी जीते हैं, यहाँ से सीताराम जी जाजू 2 बार जीते हैं, रघुनंदन प्रसाद जी वर्मा 2 बार जीते हैं, 1 बार संपत स्वरूप जाजू जी जीते हैं। इसलिए टिकट का आधार जातिगत हो सकता है, लेकिन परिणाम जातिगत आधार पर इन तीनों ही विधानसभाओं पे आते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। रही बात उम्मीदवार चयन की, तो मनासा में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र जी नाहटा का नाम सामने आने के बाद से ही थोड़ा सा असंतोष उपजा है। अमूमन होता है जब टिकट चयन होते हैं तो कोई पक्ष नाराज भी होता है एक ही पार्टी में होने के बाद भी। तो ये लगभग तीनों ही जगह ये स्थिति बनेगी, नीमच में भी बनेगी जब उम्मीदवारों के नाम भाजपा कांग्रेस जारी करेगी। जावद में सखलेचा जी आ गए हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरन जी अहिर ने दावेदारी ठोकी है कि हम निर्दलीय रूप से लड़ेंगे। अधिक कांग्रेस में भी वहां पे यही स्थिति बनने वाली है। जैसे ही जावद सीट से किसी का नाम सामने आता है, अगर समंदर पटेल का नाम आता है तो आप राजकुमार अहिर और सत्यनारायण पाटीदार के फैक्टर को भी आप बगावत के तौर पे तो नहीं कहना चाहिए, पर कहीं ना कहीं अगर वो सामने आकर चुनाव नहीं लड़ते हैं, बागी होकर नहीं लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं वो नाराज हो सकते हैं और कहीं ना कहीं भीतरघात का सामना वहां कांग्रेस को करना पड़ सकता है। यही स्थिति मनासा में रहने वाली है। मनासा में नरेंद्र नाहटा का नाम सामने आया, लेकिन वहां भाजपा में भी इस तरह के हालात बन रहे हैं। अभी हमको इंतजार करना है, संभवतः आज रात को या कल शाम तक स्थिति दोनों ही दलों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। नीमच जावद मनासा से जो भाजपा का उम्मीदवार मनासा से आना है, कांग्रेस का उम्मीदवार जावद से आना है और नीमच से तो फिर दोनों ही प्रत्याशी आना है, दोनों ही पार्टियों के। तो मेरा ऐसा मानना है कि माहौल पूरा बनेगा जब तीनों ही विधानसभाओं में प्रत्याशी चयन दोनों ही पार्टियां कर लेंगी। अब देखना यह है कि पार्टी किस पर अपना भरोसा जताती है, कौन ऐसा चेहरा है नीमच में, जावद में, मनासा में भाजपा की तरफ से, जावद में कांग्रेस की तरफ से और नीमच में भाजपा कांग्रेस दोनों की तरफ से। ऐसे कौन से चेहरे हैं जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, जो अपनी ही पार्टी में सर्वमान्य हो। उसके बाद ही नतीजों के बारे में, संभावनाओं के बारे में, जो भी भविष्य का आकलन है उसके बारे में आगे हम चर्चा कर पाएंगे। बात करी जाए नीमच और मनासा को, जो भाजपा ने अपने दावेदारों को होल्ड पर रखा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर और भी अन्य दावेदारों के अंदर एक हलचल सी मच चुकी है। लगातार देखे जा रहा है सब अपने अपने प्रयास जता रहे हैं कि अपने अपने जो ऊपर दाता है उनको लेकर लगे हुए। इसको लेकर आप क्या कुछ समझेंगे, क्या कुछ एक हलबली देखने को मिली न्यूज है? देखिए, प्रत्याशी चयन का मामला निश्चित रूप से पार्टी का अपना संगठनात्मक स्तर का मैटर है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग सक्रिय हैं, चाहे वो जावद में हो, मनासा में हो, नीमच में हो, दोनों ही दलों में, जो पार्टी स्तर पर भी सक्रिय हो, जो जमीनी स्तर पर भी सक्रिय हो, जिन्होंने न केवल जनता के हक की लड़ाई लड़ी हो, जो न केवल किसान आंदोलन में शामिल हुए हों, जो न केवल जिला चिकित्सालयों में जब भी कोई हादसे दुर्घटनाएं हुई हों तत्काल पहुंचे हों, ऐसे कुछ ही चेहरे हैं। लेकिन चूंकि चयन पार्टी को करना है, उनके अपने पैमाने हैं, तो ये देखना काबिल गौर होगा कि पार्टी, दोनों ही पार्टी इस बार किस प्रत्याशी पर अपना दांव खेलती है। कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस ने मनासा से नरेंद्र नाटा को खड़ा कर दिया है,
जावत से उम्मीदवार जब माना जा सकता है समुंदर पटेल रास्तों में रही, जिनके ऊपर ज्यादा दावेदारी मानी जा सकती है। और नीमच से यदि बात करी जाए तो उमराव सिंह गुर्जर, तरुण बैती और भानु प्रताप का नाम था। परंतु नीमच जिला जो है पिछड़ा वर्ग और किसानी वर्ग की बात करी जाए 80% यह देता है और 20% व्यापारी वर्ग देता है। यदि उमराव सिंह गुर्जर को किसानी वर्ग के तहत अगर माना जाए, उनको उम्मीदवारी दी जाती तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस के लिए अपनी सीट निकाल सकते हैं? जहां तक मतदाताओं की बात है, तीनों ही विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा मतदाता नीमच में लगभग 2-2.25 लाख के लगभग इस बार मतदाता हैं, जिसमें नए युवा मतदाता भी जुड़े हैं। मनासा में ये आंकड़ा लगभग 2 लाख के 1,99,000 और कुछ है, लगभग 2 लाख के आसपास मतदाता मनासा में है। और 1.25 से 2 के बीच का ही आंकड़ा मतदाताओं का जावद विधानसभा क्षेत्र का है। इन सभी मतदाताओं को अगर हम मिला लें तो जैसा कि आपने कहा 80% मतदाता किसान वर्ग से आता है, इसलिए किसान वर्ग की अनदेखी प्रत्याशी चयन में दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर जिन्होंने भी किसान वोटों को इग्नोर करते हुए, उनकी उपेक्षा करते हुए अगर अपने उम्मीदवार का चयन किया तो निश्चित ही वो संबंधित पार्टी के नतीजे प्रभावित होंगे। 20 से 22% हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग है और ओबीसी वर्ग की अगर बात करें, लेकिन जब हम किसान वर्ग की बात करते हैं तो किसान वर्ग में सभी श्रेणी के, सभी जातियों के किसान हैं। लेकिन किसान बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण नीमच जिला किसान बाहुल्य क्षेत्र है, मतदाता अधिकांश खेती किसानी में है, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए वो जिस चेहरे को अपनी कसौटी पर खरा मानते हैं, अगर वो चेहरा सामने नहीं आया तो हो सकता है संबंधित पार्टी का परिणाम विपरीत भी जा सकता है। उमराव सिंह की बात करी जाए तो वो अभी पूर्व में जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं, मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं। सभी के दुख सुख की बात करी जाए वो खड़े रहते हैं, किसानों की बात करी जाए हित में उनके खड़े रहते हैं। अनुभवी की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं बड़ा अनुभव माना जाता है। ऐसे में यदि पार्टी उनके ऊपर यकीन करते हुए दूसरे दावेदारों को देखते हुए उनको देखते हुए अगर टिकट दे तो नीमच की बात करें क्या कुछ दिलेगी भाजपा और कांग्रेस को लेकर? जहां तक नीमच विधानसभा क्षेत्र का सवाल है तो पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू और नंदकिशोर जी पटेल के बाद अगर सबसे कोई वरिष्ठ चेहरा नीमच विधानसभा क्षेत्र में है तो वो उमराव सिंह गुर्जर का है। उमराव सिंह गुर्जर कॉलेज के समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वे जनपद के अध्यक्ष भी रहे, मंडी का चुनाव भी जीते हैं। पिछली बार उनको मनासा अप्रत्याशित तौर पर भेजा गया था। ये एक ऐसा निर्णय था पार्टी का जो उन्होंने शिरोधार्य किया और मनासा उनकी जमीन नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने पार्टी के आदेश को शिरोधार्य कर वहां से चुनाव लड़ा। तो उनके हक में ये बात तो जानी चाहिए कि इस बार उनका मौका है। अगर नीमच विधानसभा क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी होती है, पहली बात वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये भी एक फैक्टर है। दूसरा, वो खुद कृषक हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और लोगों के सुख दुख में उनकी भागीदारी वो तो रहती ही रहती है। लेकिन जब भी जिले में कहीं भी कोई छोटा मोटा घटनाक्रम, दुर्घटनाएं होती हैं, उमराव सिंह गुर्जर अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवाते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं। वो जमीनी नेता हैं, जुझारू नेता हैं, किसान आंदोलनों में उन्होंने हमेशा अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इसलिए उमराव सिंह गुर्जर का नाम अगर नीमच से आता है तो पार्टी को इस पे प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। अंततः हालांकि ये निर्णय पार्टी का है, तरुण भाईती भी उन सब कसौटी पे अभी अपने आप को कस रहे हैं। तरुण भाईती की भी सक्रियता विगत 5 सालों में इस शहर ने देखी है, अंचल ने देखी है। लेकिन अगर हम वरिष्ठता का अगर हम कोई पैमाना तय करें, पार्टी में सीनियरिटी का अगर कोई पैमाना तय करें और सक्रियता का पैमाना तय करें तो उमराव सिंह गुर्जर निश्चित रूप से तरुण भाईती से पहले आते हैं। लेकिन दोनों की सक्रियता बराबर है। इसके अलावा जो दावेदार अगर हैं तो वे कहीं ना कहीं अपने अपने आला कमान में जो उनके शीर्ष नेतृत्व में जो नेता हैं, जो उनके सपोर्ट में है या जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनका मसला। लेकिन जहां तक नीमच विधानसभा क्षेत्र की बात है, अगर सर्वमान्य नामों पे अगर कोई चर्चा की जाए, जो लोगों के बीच जो 2 नाम नीमच में चर्चा में है, तो वो पहले पे उमराव सिंह गुर्जर है और दूसरे पे तरुण भाईती है। यदि विधानसभा चुनाव 2023 की बात करी जाए तो दावत से जो ओम प्रकाश जी सकले थे वो 5वीं बार के दावेदार खड़े हुए हैं और नीमच की बात करें तो दिलीप सिंह प्रजा को भी मिलता था, वो 4थी बार खड़े हुए। ऐसे में इस बार यदि बात करी जाए तो भाजपा और कांग्रेस को लेकर चुनाव की रणनीति क्या रहेगी? क्या इस बार कड़ा मुकाबला रहेगा या पार्टी के आधार पर भाजपा वापिस अपनी सीट निकाल पाएगी? जावत क्षेत्र 1951 से लेकर 2018 तक के चुनाव में जावत क्षेत्र में 9 बार भाजपा का कब्जा रहा है।
इस मान से हम ये कह सकते हैं कि जावद क्षेत्र कहीं न कहीं संघ और भाजपा की रीति नीति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन ये भी सत्य है कि विगत कुछ चुनाव को अगर हम देखें तो मुकाबला त्रिकोणीय संघर्ष में जाता रहा है, उसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को मिलता रहा है, क्योंकि बगावत के स्वर कांग्रेस से उठे हैं गत चुनावों में। इस बार स्थिति जैसा कि हम देख रहे हैं, जिस तरह के समाचार हमारे सामने आ रहे हैं, ये लग रहा है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय तो होगा, चतुष्कोणीय भी हो सकता है। कि अगर समंदर पटेल को टिकट मिलता है तो क्या राजकुमार अहीर फिर से बगावत करेंगे, क्या सत्यनारायण पाटीदार फिर से बगावत करेंगे, जिन्होंने पिछली बार पार्टी के निर्णय को मानते हुए नीमच, जो कि उनका क्षेत्र नहीं था, वो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े हैं, इसलिए उनकी भी वहां दावेदारी बनती है। लेकिन अगर पार्टी सर्वमान्य तौर पे किसी एक को नेता उतारती है प्रत्याशी के तौर पे, तो तय मानिए कि वहां पर कांग्रेस में 3 चेहरे हैं, समंदर पटेल है, राजकुमार अहीर है और सत्यनारायण पाटीदार है। अब मंत्री जी ओम प्रकाश जी सकलेचा के सामने भी एक चुनौती पूर्ण अहीर के रूप में सामने है। इसलिए इस बार जावद का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। प्रत्याशी चयन के बाद जो सूरत हाल होगा, क्या पूर्ण अहीर दावेदारी के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ आ रहे हैं, उनका भी अपना दावा जो उन्होंने ठोका है कि उनका क्षेत्र में उन्होंने जिला पंचायत चुनाव जीत के दिखाया, वो खुद जनपद में है, तो निश्चित तौर पे उनकी भी सार्वजनिक जीवन लोगों में लोकप्रिय हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार पूर्ण अहीर का फैक्टर और कांग्रेस में जो ये 3 चेहरे हैं, इनमें से किसी एक का आना भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि जिसका चयन नहीं हुआ तो निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं भीतरघात होगी, भले खुले तौर पे बगावत ना हो, और चुनाव में जब बगावत नहीं होती तो भीतरघात होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे साथ में आज धर्मेंद्र जी शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बताया कि जो नीमच जिले के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प होंगे, जिसके अंदर जावद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कड़ा मुकाबला हो सकता है। नीमच से जो उन्होंने दावेदार बताया कि कहीं ना कहीं जिसके ऊपर यदि पार्टी यकीन रहता है वो कौन टिकट निकाल सकता है। आज बड़े ही शानदार तरीके से आज कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुछ बात धर्मेंद्र जी शर्मा ने रखी है, और यह है कि बड़ा मुकाबला इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल सकता है। एक मनासा की चर्चा हमारी रह गई उम्मीदवार चयन की। अगर मनासा में भाजपा की तरफ से कांग्रेस ने अपने दावेदार घोषित कर दिया है तरली, अब देखना है भाजपा किसे उम्मीदवार बनाती है। भाजपा ने भी अपना चेहरा वहां पे तय नहीं, क्या माधव मारूफ फिर से आएंगे, क्या भाजपा कोई नए चेहरे को लेके आगे बढ़ेगी। लेकिन हाल ही के जो घटनाक्रम हुए हैं, राउली कुई में जो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो भी घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद क्या वहां पर भाजपा के प्रति लोगों में कोई आक्रोश है, जिसे कांग्रेस जनाक्रोश बता रही है, तो ये काबिल गौर होगा कि भाजपा इस बार मनासा में किस चेहरे पर दाव खेलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना पत्ता फेंक दिया है। हालांकि ये बात और है कि नरेंद्र नाहटा का वहां विरोध हो रहा है, और कमलनाथ जी कल भोपाल में कह चुके हैं कि भाई 4000 आवेदन आए हैं, 230 चेहरों को टिकट देना है, तो सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए देर सवेर जो नाराज लोग हैं उनको अंततः काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो मैं मुख्य तौर पे कहना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में जो संगठनात्मक तौर पे जो बड़ा अंतर है, वो अंतर ये है कि भाजपा में भी असंतोष होता है टिकट चयन में, प्रत्याशी चयन में, लेकिन जब कोई एक प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक रूप से तय हो जाता है, एक मत से तय हो जाता है, तो भाजपा का संगठन उस प्रत्याशी की जीत के लिए सब एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। इसका अभाव कांग्रेस में है, और यही कारण रहा कि कांग्रेस 2018 का चुनाव भी इसीलिए हारी, वो किनारे पे आके हारी। 114 का आंकड़ा कांग्रेस को मिला था मध्य प्रदेश में, भाजपा 108 109 पे, मतलब नेक टू नेक फाइट थी। यही फाइट इस बार भी मध्य प्रदेश में होने वाली है। अगर टिकट वितरण सही हुआ तो कांग्रेस, सारे सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है, कमलनाथ जी और प्रदेश कांग्रेस ये मान के चल रही है कि सब कुछ हमारे पक्ष में है। लेकिन जैसा भाजपा फील गुड में रही थी एक बार केंद्र के चुनाव में, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस फील गुड में रहे, लेकिन जमीनी तौर पर इन हकीकतों को नजरअंदाज नहीं करें, और उन्हीं प्रत्याशियों का चयन करें जिनके चेहरे लोगों में लोकप्रिय हैं, जो जनता के बीच के हैं, जिन्होंने जनता के हक की लड़ाई लड़ी है, तो ही कांग्रेस का फील गुड सार्थक हो पाएगा। तो आपने देखा कि एक बड़ी बात जो कि आज वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी शर्मा ने बताई है कि कांग्रेस यदि अपने दावेदार व्यवस्थित रूप से उतारती है, सही चेहरों पर अपना चयन करती है, तो कहीं ना कहीं एक
बड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जीत देख सकती है और भाजपा भी एक बड़ी पार्टी मानी जाती है और ये एक जो नाम से था उसके ऊपर अपना पूरा दमखम दिखाकर सब एक साथ उनको जिताने को लेकर लग रहे थे। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन